हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी कहानी चीप की दावत, जिसकी रचना भीष्म साहनी ने की है। सबसे पहले हम इस कहानी के उपदेश, इस पाठ को पढ़ने मध्य वर्गीय लोगों में पारिवारिक संस्कारों के विघटन का उल्लेख कर सकेंगे। लोगों में बढ़ रही स्वार्थपरता और अवसरवाद की प्रवृत्ति का उल्लेख कर सकेंगे। कहानी की प्रासंगिकता की पहचान कर अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। कहानी के तत्वों के आधार पर पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। कहानी की विशेषताओं को भी अव्यक्त कर सकेंगे। अब हम इसमें मूल कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चीप की दावत। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीप की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को भूले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों को फहरिस्त में हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे आ जा रहे हैं। इसमें जो है, आप ध्यान दीजिएगा कि सामनाथ जी की पत्नी जो है वो किस प्रकार की, मतलब उनकी सजावट है कि ड्रेसिंग गाउन पहन रखा है, उलझे हुए बालों का जूड़ा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। आखिरी शाम 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाई, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में किया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। मिस्टर सामनाथ की श्रीमती ने घूमकर अंग्रेजी में बोला, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गए और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएंगे। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सुकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कह दे कि जल्दी खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे। तो मेहमान कितने बजे आएंगे? मेहमान आएंगे 8 बजे। और इससे पहले वो अपने सारे काम जो है माँ निपटा ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोली, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी। साथ ही तो बरामदा है, जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह दूंगा कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे और क्या करें। जो वह सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजते बजते 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहोगे। तो ड्रिंक का प्रोग्राम जो था वो 11 बजे तक था। शामनाथ कुछ खींच उठे और हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप थे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया, और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जाप कर रही थी। सुबह से तैयारियां होते देख माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीती से चल रहा है। माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, तुम तो जानते हो कि मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो, अपने काम जल्दी से निपटा लेना। अच्छा बेटा। और हाँ माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर में तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आए तो तुम गुसल खाने के रास्ते से बैठक में चले जाना। माँ अवक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सोना नहीं, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है।
माँ लज्जित सी बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर लिया, फिर उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ गए। 8-10 मेहमान होंगे। तो टोटल कितने मेहमान होंगे? 8-10 मेहमान होंगे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह फिर झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। खुदा के वास्ते नंगे पैर नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो कहोगे वही पहनूंगी बेटा। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ की कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन अपने उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगे, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, सामनाथ को चिंता थी। अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनो। तो उन्होंने अपनी माँ को क्या पहनने के लिए कहा था? सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। पहन करके आओ जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए पहले से ही कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया? सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका है वह कुछ बनकर ही आया है। निरा लटुरा तो नहीं लौटा। जितना दिया है उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा जो तुमसे जेवर लूं। मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी सामनाथ अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठना। अगर साहब इधर आए, कोई पूछे तो ठीक तरह से जवाब देना। मैं ना पढ़ी हूँ ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी? तुम कह देना कि मैं अनपढ़ हूँ, कुछ जानती समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गए और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को वो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती हैं। यह तो अमेरिकी है। तो चीफ कहाँ, किस देश के थे? चीफ अमेरिका के थे। न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए। किसके घर? अपनी विधवा सहेली के घर। मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी? चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह थी जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल सके। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रव में बह गया जिस रव में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई और मेम साहब को पर्दे। तो जो साहब आए थे अमेरिका से, उनको विस्की पसंद आई और उनकी वाइफ को क्या पसंद आए? पर्दे पसंद आए और सोफ़ा कवर का डिज़ाइन, कमरे की सजावट भी पसंद आई। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और
कहानियाँ कहने लगे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार। तो साहब की स्त्री क्या पहने थी? काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। देखिए, इसमें श्यामनाथ जी की पत्नी का वर्णन है कि उन्होंने क्या पहना था, और जो साहब आए थे अमेरिका से, उनकी बीवी ने क्या पहना था। तो इन दोनों को आप जो है याद रखिएगा। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात करती जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए कि वक्त गुजरता पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे जीप और दूसरे मेहमान थे। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था, और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थमा, तो खर्राटे और गहरे हो गए, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगा। पल्ला सिर पर से खिसक गया। माँ के झरे हुए आधे बाल गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में ढकेल दे, मगर ऐसा करना संभव ना था उनके लिए। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी, और कि इतने में ही चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए, दूसरा बाहर था। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाए। श्यामनाथ इस बात पर भी खिन्न हो गए। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा गई। माँ, हाथ मिलाओ। पर कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। तो माँ के किस हाथ में माला थी? दाएं हाथ में माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ साहब की तरफ बढ़ा दिया और दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। मगर कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ ने धीरे से हाउ हाउ डू डू एक बार फिर ठहाका उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली। लोग हंसने चहचहाने लगे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सुकड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही, इसीलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ की टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतनी
रीस से कहा, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे याद नहीं। कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पातर आना दे, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की ओर देखती और कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही ना उठता था। माँ बैठी हुई गई और क्षीण दुर्लभ लर्जाती हुई आवाज में पुराना विवाह का गीत गाने लगी। तो माँ ने कौन सा गीत गाया था? एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। और बेटे ने कौन सा गीत गाने को कहा था? पातर दो आनरो, हरियाणी माने हरियाणी भाणे, हरियाले भागी भारिया है। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? किसकी बात कर रहे थे? पंजाब के गांव की दस्तकारी। श्यामनाथ खुशी में झूम उठे। बोले, ओह बहुत कुछ साहब। मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। ये फुलकारी क्या है? साहब ने पूछा। श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और पुरानी फुलकारी उठाकर ले आई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे, कपड़ा फटने लगा। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसे ही फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह ज़रूर बना देंगे, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद, और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़े। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हटी, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती और फिर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आया है। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरंजीव होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने ही न आते थे। आधी रात का वक्त हो गया। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देख रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तंभता श्यामनाथ के घर पर छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखनाने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटखटाने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठ बैठी, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि उसे लगा कि उससे कोई गलती हो गई, जिससे उसके बेटे के साहब जो हैं वो नाराज़ हो गए। क्यों उसे नींद आ गई? क्यों वह ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया। उनकी
उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाह माँ के शरीर पर से हट गई। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खाना पाना लिया है, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन की जिंदगानी बची है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश था। कहता है जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गए तो मुझ पर इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है। मैं बड़ा अफ़सर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसका झुर्रियों भरा मुँह खिलने लगा, आँखों में हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखो तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गया। इसके साथ ही कहानी हमारी समाप्त होती है। इसमें कहानी के हम प्रमुख जो है वो तथ्य देखेंगे कि कथा वस्तु इसकी क्या है, देश काल, वातावरण, चरित्र चित्रण, संवाद योजना और इसकी भाषा शैली और इस कहानी का चीफ की दावत की कहानी की कथा वस्तु। इसमें मेहमान के आगमन की तैयारी, पार्टी का आयोजन, माँ का तिरस्कार और उसकी पीड़ा, बच्चे के लिए सब सहन करने को तैयार। देश काल और वातावरण, इसमें नई पीढ़ी की विदेशी शैली है और परिवार का बिखराव दिखाया गया है। चरित्र चित्रण, इसमें माँ है, सामनाथ की पत्नी और चीफ। इसमें ये ही चार ही जो है वो प्रमुख पात्र है, इतने ही पात्र हैं। संवाद रोचक और प्रभावी है, उपदेश परक है, संक्षिप्त, व्यंग युक्त है। इसकी भाषा शैली कैसी है? नगरीय बोलचाल की भाषा है, तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग है, शैली उपदेश के अनुसार है। और इस कहानी का उपदेश है युवा पीढ़ी की स्वार्थपरता, दिखावटीपन और अर्थलोलुपता का उद्घाटन, पारिवारिक मूल्यों का विघटन जो है वो इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है एक बेटा अपने माँ के साथ जो है व्यवहार करता है। इसमें भीष्म साहनी जी का जीवन परिचय दिया गया है। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म रावलपिंडी उनमें 1915 में हुआ। उन्होंने लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है और पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में कार्य किया। बाद में वे दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर हुए। उन्हें पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। भीष्म साहनी को प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे सदैव मानवीय मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। उनकी कहानियों में मध्य वर्ग के द्वंद्व और निम्न वर्ग की संघर्षशीलता भी प्रखरता से अव्यक्त हुई है। उन्होंने मुख्य रूप से उपन्यासों और कहानी नाटकों की रचना की है। उनके सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है तमस। उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास तमस 1975 में साहित्य अकादमी इसको पुरस्कार मिला और तमस की रचना 1973 में हुई और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1975 में। तमस हिंसा और घृणा से उत्पन्न सांप्रदायिकता की भावुकता और देश काल विभाजन के समय मृत्यु और विनाश का करुण चित्र खींचती है। उन्हें 1975 में जो है
एफ्रो एशियाई लेखकों के संघ द्वारा लोटस अवार्ड दिया गया और 1983 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है कि भीष्म साहनी को कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें तमस रत्न पर मिला, जिस पर पिक्चर भी बनी हुई है। तमस के बाद उन्हें जो है एफ्रो एशियाई लेखकों के संघ द्वारा लोटस अवार्ड मिला और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और उसके बाद इन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आज की हमारी जो है क्लास ये समाप्त होती है। अगली क्लास में हम अगली कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।